राहुल गांधी की नागरिकता पर विवाद, ईडी ने कर्नाटक बीजेपी कार्यकर्ता को किया तलब। नई दिल्ली, 7 सितंबर 2025। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कर्नाटक के एक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर को समन जारी किया है, जिन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता रखने का आरोप लगाया है। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब शिशिर ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में एक जनहित याचिका PIL दायर की, जिसमें दावा किया गया कि उनके पास ब्रिटिश सरकार के दस्तावेज और ईमेल हैं, जो यह साबित करते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। शिशिर का तर्क है कि भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है, इसलिए राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में और भारत में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। ईडी ने शिशिर को 9 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में पेश होने और अपने दावों के समर्थन में सभी दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह जांच विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA के प्रावधानों के तहत की जा रही है, जो व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करता है। सूत्रों के अनुसार ईडी यह भी जांच कर रही है कि क्या इस मामले से संबंधित कोई विदेशी वित्तीय लेनदेन या अघोषित आय शामिल है। शिशिर ने दावा किया है कि उन्होंने जून 2024 में अपनी शिकायत के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के समक्ष भी कई बार दिल्ली में पेश होकर राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा उन्होंने रायबरेली, उत्तर प्रदेश की कोतवाली पुलिस को भी 6 सितंबर को अतिरिक्त जानकारी, वीडियो, फोटो और दस्तावेज जमा किए। रायबरेली पुलिस ने 19 अगस्त को शिशिर को नोटिस जारी कर उनके आरोपों के समर्थन में साक्ष्य मांगे थे। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज किया है। उनका कहना है कि यह बीजेपी द्वारा राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने की कोशिश है। अतीत में भी राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के आरोप कई बार सामने आए हैं, लेकिन ये कभी कानूनी रूप से सिद्ध नहीं हुए। कांग्रेस ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। शिशिर की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 30 अगस्त को शिशिर को 24/7 सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया, क्योंकि उन्हें इस मामले के कारण धमकियां मिल रही थीं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह ब्रिटिश सरकार से राहुल गांधी की नागरिकता की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त करे। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि शिशिर की याचिका के आधार पर यह मामला प्रक्रिया में है और 19 दिसंबर 2024 को इसकी स्थिति के बारे में कोर्ट को सूचित किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 को निर्धारित की गई है। यह मामला भारतीय राजनीति में एक नया विवाद पैदा कर सकता है, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के प्रमुख नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। शिशिर के दावों के अनुसार यदि राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता सिद्ध हो जाती है तो यह उनकी संसद सदस्यता और चुनाव लड़ने की पात्रता पर सवाल उठा सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के आरोपों को सिद्ध करना जटिल है, खासकर तब जब ये पहले भी कई बार असफल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित जामा मस्जिद को लेकर 2024 में एक बड़ा विवाद सामने आया। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि यह मस्जिद पहले हरिहर मंदिर थी, जिसे मुगल काल में तोड़कर मस्जिद बनाई गई। याचिकाकर्ता विष्णु शंकर जैन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की, जिसमें मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग की गई। कोर्ट ने सर्वेक्षण के लिए एक एडवोकेट कमीशन गठित किया, जिसके तहत वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से साक्ष्य एकत्र किए गए। इस विवाद ने धार्मिक भावनाओं के साथ साथ राजनीतिक रंग भी लिया। विभिन्न राजनीतिक दलों, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी BJP और समाजवादी पार्टी SP ने इस मुद्दे को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश की। BJP ने इसे हिंदू धार्मिक भावनाओं से जोड़ा, जबकि विपक्ष ने इसे सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन क्षेत्र में तनाव बना रहा। यह मामला धार्मिक स्थलों के स्वामित्व से जुड़े अन्य विवादों जैसे अयोध्या और मथुरा की याद दिलाता है। कोर्ट का अंतिम फैसला अभी बाकी है।
लेकिन इसने स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक बहस को गर्म कर दिया है। यह विवाद 2024 के अंत में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना। केंद्र सरकार और तमिलनाडु की डीएमके सरकार के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इस नीति के तहत स्कूलों में मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाने का प्रस्ताव है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इस नीति को हिंदी थोपने का प्रयास बताकर इसका विरोध किया है। तमिलनाडु में त्रिभाषा फॉर्मूले का विरोध आजादी से पहले 1937 से ही हो रहा है, जब तत्कालीन मद्रास प्रांत में हिंदी को अनिवार्य करने का प्रयास हुआ था। यह विवाद क्षेत्रीय पहचान और भाषाई गौरव से जुड़ा है। डीएमके ने इसे तमिल संस्कृति और भाषा पर हमला बताया, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि NEP तीसरी भाषा के चयन में लचीलापन देती है और हिंदी को थोपा नहीं जा रहा। बीजेपी और डीएमके के बीच यह मुद्दा 2025 में भी राजनीतिक तनाव का कारण बना रहा। तमिलनाडु ने NEP के कुछ हिस्सों को लागू करने से इनकार कर दिया है, जिसके कारण केंद्र और राज्य के बीच तनाव बढ़ा है। यह विवाद भाषा नीति के साथ साथ केंद्र राज्य संबंधों पर भी सवाल उठाता है। अनुच्छेद 370 को 2019 में निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में राजनीतिक विवाद लगातार बना हुआ है। बीजेपी इसे राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक बताती है, जबकि विपक्षी दल जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP इसे जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति पर हमला मानते हैं। 2025 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के बाद यह मुद्दा फिर से गरमाया, जब स्थानीय दलों ने विशेष दर्जे की बहाली की मांग उठाई। यह मुद्दा केंद्र सरकार और क्षेत्रीय दलों के बीच तनाव का प्रमुख कारण रहा है। बीजेपी ने इसे विकास और आतंकवाद पर नियंत्रण से जोड़ा, जबकि विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। भारत जोड़ो यात्रा जैसे अभियानों में भी इस मुद्दे को उठाया गया, जिसने इसे राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बनाया। जम्मू कश्मीर में शांति और विकास के दावों के बीच स्थानीय असंतोष और राजनीतिक गतिरोध बरकरार है। यह विवाद 2025 में भी चर्चा में रहा। ये कुछ हाल के राजनीतिक विवाद हैं, जो भारत की जटिल सामाजिक और राजनीतिक संरचना को दर्शाते हैं। संभल मस्जिद विवाद धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दों को उजागर करता है। त्रिभाषा फॉर्मूला भाषाई और क्षेत्रीय पहचान से जुड़ा है और अनुच्छेद 370 केंद्र राज्य संबंधों और राष्ट्रीय एकता के सवाल उठाता है।